हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में हम सब गांधी युग में प्रवेश कर चुके हैं। गांधी युग के बारे में हमने आपको बताया था कि 1919 से 47 ईस्वी के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तृतीय और अंतिम और सबसे खतरनाक जो चरण था, उस चरण को गांधी युग के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हिंदुस्तान वापस लौटे और धीरे धीरे भारत की परिस्थितियों को समझा और 1919 में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह, जो अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह था, उस सत्याग्रह को उन्होंने चलाया और उसके बाद फिर एक ऐसी परिस्थिति हिंदुस्तान में बनी कि इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। तो 1919 ईस्वी में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, उसी के साथ गांधी युग की शुरुआत होती है और जो 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान की आजादी के समय तक जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये बातें हमने जो है आपको बताया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका में उनके जो प्रवास थे और उस प्रवास के दौरान उन्होंने रह रहे भारतीयों के ऊपर वहां की ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जुल्म किए जा रहे थे, उस जुल्म का उन्होंने जो प्रतिकार किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचे और वो गांधी जी जो मात्र 1 वर्ष के लिए गए, उन्होंने कैसे 22 वर्ष का एक लंबा समय व्यतीत किया 1893 से 1915 ईस्वी के बीच। साथ ही हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि 1893 से 1915 ईस्वी के बीच कौन कौन सी घटना वहां की महत्वपूर्ण रही, जिसमें महात्मा गांधी का किसी न किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट रहा। वहां पे क्या स्थिति थी, महात्मा गांधी को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, महात्मा गांधी ने कैसी संस्था की स्थापना कराई, कौन से समाचार पत्र के प्रकाशन में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर साथ में गांधी जी ने वहां पे कौन कौन से आश्रम की स्थापना की, गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था, किस मुद्दे को लेकर किया था, ये सारी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में किया जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका की जो यात्रा है वो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में क्या निखार लाया, कैसे उन्होंने गांधी के एक जोरदार, एक सशक्त जो है व्यक्तित्व का निर्माण किया, जिसके दम पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश सरकार का जोरदार प्रतिकार किया, आंदोलन के एक ऐसे तरीके का आविष्कार किया जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुनिया के शस्त्रागार में अनूठा था, जो किसी को हिंसा से मारे बिना कह सकते हैं कि उसके दिलों को जीतकर उसकी बुराइयों से उसे मुक्त करने की जो है वो बात करता था। ये ऐसे शख्स थे और आंदोलन के ऐसे तरीकों का कह सकते हैं उन्होंने जो प्रयोग है वो प्रयोग साउथ अफ्रीका की यात्रा के दौरान ही किया था और साउथ अफ्रीका में ऐसे प्रयोग से उनको जो अनुभव हासिल हुआ हिंदुस्तान की परिस्थितियों में, उसे लागू करके उन्होंने जो है भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो हम लोग बात करेंगे आज जो है गांधी जी के साउथ अफ्रीका में प्रवास की। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो वर्ष है 1893 का वर्ष है। ठीक है, ये सारे वर्ष हमने लिखे हैं, मेहनत करके लिखा है, पहले से लिख दिया ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। ठीक है, देखिए 1893 एडी। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो वर्ष थे, उस वर्ष में हमने आपको बताया था कि 1888 ईस्वी में गांधी जी लंदन चले गए। ठीक है, लंदन चले गए, इसके बाद जो है उन्होंने जो है वहां से 1891 ईस्वी में लंदन के इनर टेम्पल महाविद्यालय से, जो कानूनी महाविद्यालय था, वहां से उन्होंने वकालत की डिग्री ली और वकालत की डिग्री लेने के बाद वो हिंदुस्तान वापस आ गए। लेकिन भले ही वकालत की डिग्री थी, भले ही उन्हें वकालत या कानून की समझ थी, लेकिन कानून का एक कोर्ट में बेहतर तरीके से किस तरह से उसे रखा जाता है, इस बात का अनुभव गांधी जी को नहीं था और गांधी जी में झिझक बहुत ज्यादा थी और कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे जब अपनी बातों को रखने के खड़े होते थे तो वहां पर उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती थी और यही वजह रहता है। और जबकि वकालत का पेशा ऐसा पेशा है जहां पे आपको जजेस के सामने में, जहां पर एक भीड़ के सामने में आपको अपनी बातें बेझिझक रखनी होती है, ये क्वालिटी शुरुआत के दिनों में महात्मा गांधी के पास नहीं थी। इसलिए वकालत का जो उनका पेशा था वो पेशा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में 1893 एडी में उनके बड़े भाई लक्ष्मी दास के पास दक्षिण अफ्रीका जाने का, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जाने का
एक प्रस्ताव जो है वो क्या है कि आया, और वो प्रस्ताव किनका था? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। और दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से किसने ये प्रस्ताव भेजा? तो सेठ अब्दुल करीम झवेरी ने। ठीक है, सेठ अब्दुल करीम झवेरी ने महात्मा गांधी के बड़े भाई लक्ष्मी दास के पास दक्षिण अफ्रीका जाने का एक प्रस्ताव भेजा महात्मा गांधी को भेजने के लिए। और ये दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, ध्यान रखिएगा, एक मुकदमे के सिलसिले में था। और इनका मुकदमा क्या था? 40,000 पाउंड की धनराशि का विवाद था। और यह विवाद किनसे था? तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के ही एक रिश्तेदार थे, हाजी तैयब जी। और इसमें वास्तव में हाजी तैयब जी गलत थे। हाजी तैयब जी की देनदारी बनती थी 40,000 पाउंड की धनराशि की, और वो किसके ऊपर? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने देखा कि हाजी तैयब जी जो है वो 40,000 पाउंड की धनराशि लौटा नहीं रहे, तो इसी वजह से इनका अपना पक्ष साउथ अफ्रीका में जो है रखने के लिए एक वकील की जरूरत थी, जिनको कानून की समझ थी, जो कह सकते हैं कि जो इंग्लिश अच्छा जानते थे। तो कहा जाता है महात्मा गांधी चूंकि खाली थे, और महात्मा गांधी को इंग्लिश में समझ तो थी, विकसित इंग्लिश जो है वो कह सकते हैं कि उनकी बहुत अच्छी थी, तो और कानून की डिग्री भी उनके पास थी। तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को यह लगा कि ये अभी खाली भी है, और उनके बड़े भाई से प्रस्ताव हम लेकर भेजकर हम गांधी जी को तैयार करते हैं वहां पे साउथ अफ्रीका जाने के लिए। तो गांधी जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, खाली है ही, वहां जाकर कुछ किया जाए। और इनके लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, और 105 पाउंड की धनराशि उनको जो है बतौर मेहनताना जो है वो दिया जाना था। और 1 वर्ष का समय, और 1 वर्ष में साउथ अफ्रीका में रहने के, खाने के, ट्रेवल करने के जो भी खर्चे होने थे, वो पूरा का पूरा खर्चा कंपनी के द्वारा उठाया जाना था। ठीक है, और इनका मुकदमा, ध्यान रखिएगा, कि ट्रांसवाल में चल रहा था। प्रतिपक्षी हाजी तैयब जी थे। तो इस अगर पेज की बात की जाए तो इसमें आपको याद रखने की जो चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के सिलसिले में। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे का प्रस्ताव गांधी जी के बड़े भाई के पास कौन लेकर आए थे? तो सेठ अब्दुल करीम झवेरी। जो कौन थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के? तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के जो है वो साझेदार थे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका जो मुकदमा था वो किस बात का था? तो 40,000 पाउंड की धनराशि का विवाद था। और किनके साथ विवाद था? हाजी तैयब जी के साथ। और इसके लिए गांधी जी को 1 वर्ष का समय दिया गया, और 105 पाउंड की धनराशि उनको मेहनताना जो है बतौर दिया जाना था। ठीक है, तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए एसएस तिलस्ना नामक जहाज से। ठीक है, और इसके बाद वो नटाल पहुंचे, और नटाल जो है वो क्या है कि वहां का जो बंदरगाह था वो बंदरगाह डरबन कहलाता था। और नटाल जो है, दक्षिण अफ्रीका के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में महात्मा गांधी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और ध्यान ये रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय महात्मा गांधी बने। ठीक है, तो इस पेज में ध्यान रखने की बात है कि गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए एसएस तिलस्ना नामक जहाज से नटाल पहुंचे। ठीक है, सफर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होते हुए, गुजरते हुए नटाल पहुंचे। और नटाल जो है उसका जो बंदरगाह था वो डरबन कहलाता था, और दक्षिण अफ्रीका के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका गए, वहां पे उन्होंने मामले की छानबीन की, और उन्होंने ये पाया कि वास्तव में गांधी जी वास्तव में जो है कह सकते हैं हाजी तैयब जी जो है वो गलत है। लेकिन चूंकि वो रिलेटिव थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के, तो महात्मा गांधी ने यह सोचा कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच का जो झगड़ा है वो न्यायालय से बाहर अगर आपस में बातचीत करके ही सुलझा लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने हाजी तैयब जी से बात की, उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थे दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के ग्रीवेंसेस उनसे थे, दोनों के बीच में बातचीत हुई और महात्मा गांधी ने अदालत से बाहर ही वो सारा मुकदमा जो है निपटा दिया। और गांधी जी का वास्तव में ये फर्ज, मतलब पहले से उनकी अपनी एक सोच थी, उनको ये लगता था कि अगर जो है वो क्या है कि अदालत के बाहर पूरी कोशिश करके देखा जाए
कि उनके बीच समझौता हो सकता है, तो वास्तव में एक वकील का फर्ज जो है वो यही होना चाहिए सबसे पहले कि उनको अदालत के बाहर ही उनके मुकदमे का निपटारा कर लिया जाए। और महात्मा गांधी ने ऐसा ही किया और इस तरह से क्या हुआ कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी जीत गए। लेकिन 40,000 पाउंड की जो धनराशि थी, हाजी तैयब जी ने यह कहा कि यह धनराशि जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए एक साथ इसका पेमेंट जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृपया कर उसे जो है किश्तों में बांट दिया जाए। और इस प्रकार हाजी तैयब जी ने 40,000 पाउंड की धनराशि की जो लायबिलिटी उनके ऊपर दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का था, वो किश्तों में देना स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार गांधी जी का यह जो है जो जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य वहां पर सफल रहा। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि उन दिनों क्या है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था, उसी तरह से वहां पर शासन जो है वो किसका था, वहां पर भी जो है दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटेन का शासन था। वहां के मूल निवासी जो हबशी गुलाम थे वे लोग थे। उसके बाद वहां पर डचों का आगमन हुआ, डचों ने उनको उनकी जमीन पर जो है जायदाद पर कब्जा कर लिया, फिर वो वहां पे शासन करने लगे। फिर इसके बाद अंग्रेजों का वहां पे जाना हुआ, फिर अंग्रेजों ने डचों को हटा दिया, फिर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना की। तो अंग्रेजों का वहां पे शासन था, अंग्रेजों ने वहां पर रह रहे भारतीय और जो भी वहां पे कह सकते हैं कि गैर यूरोपियन थे और जो नस्लवाद की जो भेदभाव की भावनाएं थी, उन सारी भेदभाव की भावनाओं को उनके साथ खेला गया। और एशिया के लोग भी जो है बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे भारतीय भी वहां पर बेहतर जीविका की तलाश में पहुंचे हुए थे, तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था। तो गांधी जी जब वहां पे गए तो गांधी जी को भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की जो है जो नस्लवादी टीका टिप्पणी है उसका सामना उनको करना पड़ा। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या है कि ये बात हो गई। अब देखिए मॉरिसबर्ग कांड हुआ 1893 एडी में, जब वो कह सकते हैं कि वो मुकदमा के सिलसिले में वहां पे बातचीत कर रहे थे, इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि 1893 ईस्वी में क्या हुआ, डरबन से प्रिटोरिया उनको जाना था। तो रास्ते में ही मॉरिसबर्ग नामक स्थान पड़ता है। ठीक है। और महात्मा गांधी को ट्रेन से जाना था और ट्रेन में सफर करने के लिए जो भी फर्स्ट क्लास टिकट था उनके पास और सफर करने के लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं वो सारी शर्तों को फुलफिल करते थे। लेकिन क्या हुआ कि डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे तो मॉरिसबर्ग नामक स्थान में भयानक ठंड का दिन था, वो स्टेशन वहां पर जो है ट्रेन रुकी और गांधी जी कुछ समझ पाते, कुछ गोरे लोगों ने उनको ट्रेन से बाहर जो है फेंक दिया और गांधी जी एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि जब ट्रेवल करने की सारी जो है प्रक्रिया को उन्होंने फॉलो किया, सारे जो टर्म और कंडीशन है सबका वो पालन कर रहे थे, फिर भी उनको वहां से बाहर कर दिया गया, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो वो मॉरिसबर्ग नामक स्थान में फेंक दिया गया गांधी जी को और गांधी जी वहां पर रुके रहे और बहुत देर तक ये सोचते रहे। और उसी दौरान उन्होंने इस बात का प्रण किया था कि साउथ अफ्रीका में आने का जो उनका मुख्य उद्देश्य है, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे का निपटारा करने का, वो निपटारा करने के बाद वो वहीं पे रहेंगे, यानी कि मात्र 1 वर्ष के लिए गए। ध्यान रखिएगा मॉरिसबर्ग जो कांड है उस कांड का महात्मा गांधी के जीवन पर क्या असर है, हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या असर है। तो ये असर ये है कि मॉरिसबर्ग कांड के पहले गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे और सामान्य व्यक्ति की तरह ही सोचते थे, लेकिन मॉरिसबर्ग कांड ने गांधी जी की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उन्होंने इस बात का प्रण किया कि साउथ अफ्रीका में आने का जो मुख्य उद्देश्य है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे का निपटारा करने का, पहले उसका निपटारा करेंगे और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों की जो नस्लवादी जो भेदभाव है उस भेदभाव का कोई समाधान ढूंढ नहीं लिया जाता। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये मॉरिसबर्ग कांड बहुत फेमस हुआ। इस घटना ने गांधी जी की अंतरात्मा को झकझोरा था। यहां पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, इसलिए मॉरिसबर्ग कांड याद रखिएगा गांधी जी का जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पल है। ठीक है। इसके बाद देखिए 1894 एडी में कंपनी के मुकदमे की समाप्ति के पश्चात दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला संघर्ष, और वो संघर्ष किसके विरुद्ध था, ठीक है ना, वो संघर्ष किसके विरुद्ध था, हिंदुस्तानियों से मताधिकार छीन लेने के विधेयक के विरुद्ध था। इसके अंतर्गत क्या था कि उस समय जो मतदान के जो अधिकार थे साउथ अफ्रीका में लगभग 10,000 यूरोपियनों को और
250 भारतीयों को मिला था। और उस समय मतदान करने का अधिकार वैसे ही लोगों को मिलता था जो संपन्न होते थे, यानी कि वहां पर क्राइटेरिया कोई उम्र नहीं था। क्राइटेरिया वहां पर जो है वो क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, मतलब तमाम तरह के जो भेदभाव हैं उस तरह का वहां पे भेदभाव एक था कि संपत्ति के आधार पे, और संपत्ति के आधार पे 250 लोगों भारतीयों को ही जो है मतदान करने का अधिकार था। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तानियों से मतदान छीन लेने के विधेयक का मतलब यह हो गया कि वो 250 जो व्यक्ति थे, ठीक है, जो 250 भारतीयों को भी जो अधिकार मिला था थोड़ा बहुत जो है वो भी छीन लेने के लिए यह विधेयक था। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, गांधी जी ने कहा था कि उपरोक्त विधेयक हमारी मौत की दिशा में पहला कदम होगा, भारतीयों की हस्ती मिटा देने की ओर पहला कदम होगा। और गांधी जी ने मुकदमा के निपटारा करने के बाद 1894 ईस्वी में सबसे पहली बार इसी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और इस विधेयक के खिलाफ उनका जो संघर्ष था वो इतनी सुर्खियां बटोरी कि 1894 का जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था, उसमें कांग्रेस ने इस विधेयक से संबंधित जो है वहां पे चर्चा की थी, यह बात वहां पर उठी थी, ठीक है। और अंततः जो है वो क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो है जो ये संघर्ष था, ये संघर्ष, ये विधेयक पूरी तरह से तो हटा नहीं, लेकिन क्या है कि बातें जो है मतलब गांधी जी को एक प्रकार से इस विधेयक ने लोकप्रियता वहां पे प्रदान की, ठीक है। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगता था कि वास्तव में अगर हमें भारत या साउथ अफ्रीका में रहकर अगर कुछ करना है, संघर्ष करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है एक संस्था की आवश्यकता होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर उन्होंने जो है 22 मई 1894 ईस्वी को एक संस्था बनाई, नटाल इंडिया कांग्रेस, ठीक है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तर्ज पर स्थापित हुई थी, और दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के बेहतर संचालन हेतु इस संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद 1894-95 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूरों के लिए संघर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गिरमिटिया मजदूरों के लिए संघर्ष। यहां पे गिरमिटिया शब्द समझिएगा कि हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है मजदूरी करने के लिए साउथ अफ्रीका जाते थे। तो ऐसे जो मजदूर होते थे ना, उनका दो कैटेगरी था। एक कैटेगरी था कि बिना एग्रीमेंट के तहत जाने वाले, और एक कैटेगरी था एग्रीमेंट के तहत जाने वाले। तो बिना एग्रीमेंट के तहत जो जाने वाले साधारण मजदूर होते थे, वो मजदूर किसी मालिक के यहां अगर नौकरी करते थे और कुछ हुआ अचानक छोड़ दिया तो उस मालिक का उस पर कोई फौजदारी दावा नहीं होता था। बस जो भी होता था दीवानी, मतलब जो है थोड़े बहुत जो मामले होते थे बस वही, लेकिन फौजदारी दावा ठोक नहीं सकता था उस जो है साधारण मजदूर पर। लेकिन गिरमिटिया जो है मजदूर होते थे वो एक एग्रीमेंट के तहत जाते थे, 5 साल या 5 से कुछ कम समय के लिए जाते थे, 5 वर्ष से कुछ कम समय के लिए। और उनको जो भी एग्रीमेंट, जिनके साथ एग्रीमेंट होता था, उनके विचारों का, उनके निर्देशों का अनुपालन करना होता था। लेकिन ऐसे गिरमिटिया मजदूरों का वहां के जो मालिक होते थे, अंग्रेज मालिक, उसका दोहन इतना ज्यादा करते थे, इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कि वो बेचारे परेशान हो जाते थे, ठीक है, परेशान हो जाते थे। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट होता था, छोड़कर जा नहीं सकते थे, और यदि अगर छोड़कर वो जाते थे तो ऐसी स्थिति में फौजदारी दावा जो है उसके मालिक उस पर कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर भी जो है ध्यान रखना है कि 1894-95 ईस्वी में गांधी जी के सम्मुख गिरमिटिया मजदूरों के एक संघर्ष की जो है वो बात आई, और ये बात उन्होंने जो है बाला सुंदरम के दुख को देखकर उठाया था। यानी 1894-95 ईस्वी में गांधी जी ने गिरमिटिया मजदूरों के लिए संघर्ष करने की, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात सोची। और ये कैसे, किसके माध्यम से या कहां से प्रेरणा मिली? तो एक मद्रासी गिरमिटिया मजदूर थे बाला सुंदरम, उनको उनके मालिक ने बुरी तरह से पीटा था, और उनके दुख को देखकर महात्मा गांधी का दिल जो है वो पसीज गया, और तब उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब गिरमिटिया मजदूरों के लिए उन्हें संघर्ष करना है। और हमने यहां पे लिखा है मजदूर, साधारण गिरमिटिया हो गया, साधारण मतलब नौकरी छोड़ने पर, ठीक है, अगर साधारण मजदूर होते थे नौकरी छोड़ने पर मालिक इससे केवल दीवानी दावा कर सकता था, फौजदारी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने पहले से इसलिए लिखा है ताकि आप सब जो है इसको समझ सके। साधारण मजदूर और गिरमिटिया मजदूर जो समझाया उसको मैंने यहां पे लिखा है कि अगर साधारण मजदूर नौकरी छोड़ते हैं तो मालिक इससे केवल दीवानी दावा कर सकता था, फौजदारी नहीं। और गिरमिटिया मजदूर अगर नौकरी छोड़ दे
तो मालिक को छोड़ देने पर फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी और मालिक जो है उसका बेतरतीब दोहन करते थे, एकदम परेशानी की स्थिति में ले जाते थे। और ये गिरमिटिया क्या है, एक एग्रीमेंट के अंतर्गत 5 वर्ष या उससे कम समय के लिए जो मजदूर साउथ अफ्रीका जाते थे, जो भारतीय मजदूर जाते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 1894 ईस्वी में गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर प्रत्येक वर्ष 25 पौंड का अर्थात 375 रुपए का कर लगाने का कानून का मसविदा आया, नटाल की सरकार के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। गिरमिटिया जो मजदूर थे ना, जो एग्रीमेंट के तहत गए थे, उनके ऊपर नटाल की सरकार ने एक कानून बनाकर 25 पौंड यानी 375 रुपए के आसपास जो है उनको प्रति वर्ष कर देने के लिए जो है वो क्या है कि उससे संबंधित एक विधेयक वहां पे लाया गया, ठीक है। कानून का उसका एक प्रोपोजल तैयार हुआ, गांधी जी ने उसका विरोध करने का निर्णय लिया, ठीक है। और उनके विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो जो प्रस्ताव था 25 पौंड का जो वार्षिक कर लगाने का, उससे तो नामंजूर कर दिया गया, लेकिन वहां पे रह रहे हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी पर जो है 3 पौंड वार्षिक कर जो है वो क्या है कि उस रूप में लगा दिया गया कि 3 पौंड वार्षिक। वहां पे गिरमिटिया और साधारण मजदूर की बात नहीं, जो भी भारतीय वहां पे रह रहे थे, यानी 25 पौंड का जो मामला था उसको तो छोड़ दिया, लेकिन 3 पौंड प्रति वर्ष हर एक हिंदुस्तानी को देना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। और कहा जाता है कि गांधी जी ने विरोध किया, संघर्ष किया, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। 1909 में, आप सोचिए कि लंबा संघर्ष चला, 1909 में जाकर ये 3 पौंड वाला जो प्रावधान था वो खत्म हो गया, लेकिन गिरमिटिया मजदूर जो था उसके जो प्रावधान थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे। और कहा जाता है कि गांधी जी वहां संघर्ष करते रहे, लेकिन जब 1915 ईस्वी में जब साउथ अफ्रीका से वो फाइनली वापस लौट आए, तब तक वो मामला शॉर्ट आउट नहीं हो पाया था और हिंदुस्तान के अंदर ही थे तब जब 31 जुलाई 1917 ईस्वी को फाइनली जो है इस गिरमिटिया मजदूर की जो प्रथा थी वो प्रथा जो है वो खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि गांधी जी जब तक साउथ अफ्रीका में थे गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष तो कर रहे थे, उसे समाप्त करने के लिए गिरमिटिया मजदूरी का जो एग्रीमेंट वाली जो बात थी उसको समाप्त करने के लिए वो संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन उनके रहते हुए वो सफल फाइनली नहीं हो पाया। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर थे तो 1917 ईस्वी में वहां पे जो है उसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। तो महात्मा गांधी का ठीक है, उनके वहां पे रहते हुए वो सफल नहीं हुए फाइनली जो है, लेकिन वहां रहते हुए उन्होंने जो संघर्ष गिरमिटिया मजदूरों के लिए किया वो निश्चित रूप से वहां के शासक प्रशासक के आंख खोल देने के समान हुआ और बाद में जाकर उन्होंने क्या किया, समाप्त किया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि ग्रीन पैम्फलेट, एक ग्रीन पैम्फलेट जो है वो क्या है कि जून 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था राजकोट गुजरात में, ठीक है ना। और इसको ग्रीन पैम्फलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य पृष्ठ हरा था, ठीक है। मुख्य पृष्ठ हरा होने के कारण उसे ग्रीन पैम्फलेट कहा जाता है। और ये क्या था कि जून 1896 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, तो भारत आ रहे थे किसी कारणवश जो है, तो जहाज जो पानी वाला जहाज था उसमें जो भी कागज वगैरह सब फेंका हुआ था, लिफाफा या जो भी मतलब जो एब्यूज्ड जो पेपर होते थे वो सारे पेपर जो है वो क्या है कि उसको उन्होंने जो है कलेक्ट करके उसी पर लिखना स्टार्ट किया और उसको जो है भारत पहुंचने के बाद राजकोट में प्रिंट कराया, छपवाया और चूंकि मुख्य पृष्ठ हरा था इसलिए उसको ग्रीन पैम्फलेट कहते हैं। और इसमें क्या था कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के जो शोषण हैं, जो भारतीयों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उसी का वर्णन इसमें जो है वो किया गया था। तो ग्रीन पैम्फलेट जो है 1896 ईस्वी में। इसके बाद बोर युद्ध हुआ, ठीक है। बोर युद्ध समझिएगा, गांधी जी को इसके लिए बोर पदक भी मिला था और ये 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपने सुना बहुत होगा, बट यहाँ पे क्या मामला है। तो बोर देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई डच प्रजा बोर या बलंदा कहलाती थी, ठीक है ना। बोर युद्ध में बोर कौन है, डच प्रजा बोर या बलंदा कहलाता था। और यहां पे समझिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में पहले कौन लोग रहते थे, हबशी लोग रहते थे, ठीक है, हबशी लोग रहते थे। फिर क्या हुआ कि नीदरलैंड से डच लोग जो है वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या किया, हबशी लोगों के खेत खलियानों को जो है अपने कब्जे में कर लिया। फिर ये बहुत दिनों तक अपना शासन करते रहे। फिर बाद में अंग्रेजों का शासन, अंग्रेज वहां पहुंचे तो अंग्रेजों का डचों के साथ विवाद प्रारंभ हो गया, ठीक है। और वहां पे जो है अंग्रेजों ने डचों का शोषण प्रारंभ कर दिया।
तो यहां पर यह समझना है कि बोर युद्ध 1899 से 1900 के बीच हुआ। लेकिन इस युद्ध को जानने के पूर्व कुछ बातें समझ लीजिएगा कि बोर कौन है। तो दक्षिण अफ्रीका में बसी हुई डच प्रजा बोर या बलंदा कहलाती थी, ठीक है। और डच साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी होते थे वो हबशी होते थे, गुलाम वहां पे होते थे, वो बड़ी मेहनत से अपनी खेतीबाड़ी करते थे। लेकिन जब डच साउथ अफ्रीका में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, इनकी ताकत को कमजोर किया, इनकी शक्तियां हड़प ली, इनके जमीन को हड़प लिया, अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना कर ली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है अंग्रेज बाद में आएंगे। तो अंग्रेज ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहा, तो इन दोनों के बीच विवाद हो गए। तो विवाद का निपटारा यह हुआ, विवाद का निपटारा इसी को अगले पेज में हमने लिखा है कि निपटारा ये हुआ कि जो पूरे साउथ अफ्रीका में एक हिस्सा हो गया नटाल हो गया, ठीक है, ये एक हिस्सा नटाल हो गया, इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है कैप कॉलोनी हो गया, इसके बाद ऑरेंज फ्री स्टेट हो गया, ठीक है, ऑरेंज जो है फ्री स्टेट हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, नटाल कैप कॉलोनी, ये दो जो है ब्रिटेन को दे दिया गया, और ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल जो है वो डचों को दे दिया गया। झगड़ा हो रहा था तो कहा गया कि भाई ऐसा है, दोनों के बीच बंटवारा कर देते हैं, आपस में ना झगड़ो, ठीक है। तो वही जो समझौता हुआ उसमें पहला और दूसरा नटाल और केप कॉलोनी ये दे दिया गया ब्रिटेन को, और डच को तीसरा और चौथा हिस्सा दे दिया गया, और वो ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल हो गया। और कुछ दिनों तक ये चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई, जो बोर युद्ध है वो बोर युद्ध की पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई कि ट्रांसवाल किसके पक्ष में था, डच। लेकिन ट्रांसवाल में संयोग से क्या हुआ, बाद में यहां सोने और हीरो की खानें मिली। अंग्रेज जो थे वो जो है उनकी आंखें जो है वो क्या है कि उसके ऊपर लग गई, उसको लगा कि काश ट्रांसवाल मेरे कब्जे में होता तो ये सोने और हीरो की खानें हमें मिल जाती, और यही सोचकर इसके ऊपर जो है वो क्या कि उसने हमला कर दिया। यही युद्ध कहलाया बोर युद्ध। अब आप देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो अंग्रेज गलत थे, डच जो अपनी जगह पे सही थे, और इसके बीच जो युद्ध हुआ, लेकिन गांधी जी अंग्रेजों से कुछ हासिल करना चाहते थे, भारतीयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसका प्रतिकार करना चाहते थे, उसके बदले में रियायत चाहते थे। तो इन परिस्थितियों में गांधी जी इस बात को जानते थे कि डच यहां पे सही है, बोर यहां पे सही है, लेकिन बावजूद इसके गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। और यहां तक 1899 में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन भी किया, जिसके अध्यक्ष गांधी जी खुद थे, और जो युद्ध में घायल जो भी सैनिक ब्रिटिश सैनिक होते थे उसकी वो सेवा शुश्रूषा, उसकी चिकित्सा करवाते थे, और इसके लिए उनको बोर पदक दिया गया। और ये बोर युद्ध अंग्रेज जीत गए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही है बोर युद्ध जो है। तो बोर युद्ध के बारे में आपको समझ में आ गई बात कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों और डचों के बीच जो बोर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, जबकि जो बोर यानी डच की जो प्रजा थी वो प्रजा अपनी जगह पे सही था, ठीक है, और अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी को बोर पदक दिया गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा 1901 ईस्वी में आपको मालूम है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ, 2 बार बता चुका हूं इसके पहले। दिनशा ई वाचा गांधी जी अध्यक्ष थे, और गांधी जी पहली बार इसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1907 गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि 1907 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हुआ था, ट्रांसवाल में, और एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, जिसके अंतर्गत एशिया के रहने वाले साउथ अफ्रीका के जितने लोग थे सबको वहां पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि ऐसा ही रजिस्ट्रेशन यूरोपियनों के लिए नहीं था। तो गांधी जी को लगा कि यह भी जो है भेदभाव वाला अधिनियम है, और इसी के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया, प्रथम सत्याग्रह से कहा गया, और 1908 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, यद्यपि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ध्यान ये रखिएगा कि अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया, कब किया, किसके खिलाफ किया, तो कहां किया, साउथ अफ्रीका में। कब किया, 1907 में। किसके खिलाफ किया, तो याद रखिएगा कि एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद इसके पहले 1904 ईस्वी में गांधी जी ने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था। वो समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था, और इसके प्रकाशन का प्रस्ताव मदन जीत ने रखा था, ध्यान रखिएगा, मदन जीत ने रखा था। और इंडियन ओपिनियन के संपादक मनसुख लाल नाजर थे, ठीक है, संपादक मनसुख लाल नाजर थे, लेकिन संपादन की वास्तविक भूमिका महात्मा गांधी निभाया करते थे। दूसरे शब्दों में
कि इंडियन ओपिनियन के संपादक तो यूं तो मनसुख लाल नाजर थे, लेकिन वास्तविक संपादन की भूमिका कौन निभाया करते थे? महात्मा गांधी। और ये इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी से संबंधित था, प्रारंभ में तमिल, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी, ठीक है, TEGH तेग हो गया, ठीक है, तेग, तमिल, इंग्लिश, गुजराती, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, तमिल में, इंग्लिश में, गुजराती और हिंदी, इन 4 भाषाओं में प्रसारित होता था, ठीक है ना, प्रकाशित होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, तमिल में और हिंदी में इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया और फिर मात्र इंग्लिश और गुजराती में बाद में इसका प्रकाशन होता रहा। तो यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? तो वो इंडियन ओपिनियन था और 1904 ईस्वी में, और प्रारंभ में ये 4 भाषाओं में था, तमिल, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में, लेकिन बाद में इंग्लिश और हिंदी में इसका, इंग्लिश और गुजराती में ही इसका प्रकाशन होता रहा। और इसको याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर है ना, TEGH, तमिल, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तमिल में, हिंदी में बंद हो गया और ई और जी, इंग्लिश और गुजराती में इसका प्रकाशन होता रहा। और साथ में यह भी याद रखना है कि प्रकाशन का प्रस्ताव गांधी जी को किसने दिया था? मदनजीत ने। इसका संपादक कौन थे? मनसुख लाल नाजर। लेकिन संपादन की वास्तविक भूमिका कौन अदा करते थे? महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म जो जोहान्सबर्ग में था, फिनिक्स आश्रम जो डरबन में था। टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना का वर्ष में बड़ा विवाद है, लेकिन फिलहाल ये मान लीजिएगा टॉलस्टॉय फॉर्म 30 मई 1902 ईस्वी को स्थापित हुआ। जो हमारे कुछ जहां से हमने मतलब जो है जानकारी हासिल की है वो मैं आपको बता रहा हूं। टॉलस्टॉय फॉर्म 30 मई 1902 ईस्वी को स्थापित किया गया। फिनिक्स आश्रम 2 सितंबर 1904। टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में है, फिनिक्स आश्रम डरबन में है। और टॉलस्टॉय फॉर्म रूसी विद्वान टॉलस्टॉय के विचारों को केंद्र में रखकर अपनाया गया, जो गांधी जी उनसे प्रभावित थे, और 1000 एकड़ भूमि में स्थापित हुआ था। और ये 1000 एकड़ भूमि गांधी जी को टॉलस्टॉय फॉर्म के लिए किसने दिया था? जर्मन दोस्त हरमन कालिनबाख ने प्रदान की थी ये जो जमीन 1000 एकड़ की थी। ठीक है, इसके बाद फिनिक्स आश्रम हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद 1909 ईस्वी में एक और वर्ष इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया? जब दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन की वो यात्रा कर रहे थे, तो किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर ही जो है उन्होंने क्या किया? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर, गुजराती में था। और यह महात्मा गांधी के दर्शन की बीज पुस्तक मानी जाती है और गांधीवाद को समझने की कुंजी हिंद स्वराज, बहुत ही फेमस पुस्तक है 1909 ईस्वी में। और यह जहाज पर लिखा गया था, किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर, गुजराती में। ठीक है, इसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी फाइनली हिंदुस्तान वापस लौट आए। लगभग 22 वर्षों के प्रवास के पश्चात मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसके बाद की क्या स्थिति है ये मैं आपको अलग से वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो फिलहाल साउथ अफ्रीका में गांधी जी के जो संघर्ष थे, गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य, जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना समय 22 वर्ष का व्यतीत किया। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हिंद स्वराज नामक पुस्तक के बारे में बताया हमने, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के बारे में बताया हमने, नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में बताया हमने, फिनिक्स आश्रम के बारे में बताया हमने टॉलस्टॉय फॉर्म के बारे में बताया। ठीक है, हमने आपको मदन जीत के बारे में बताया, हमने मनसुख लाल नाजर के बारे में बताया। ठीक है, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट, हमने दादा अब्दुल्ला कंपनी के बारे में बताया, हमने आपको बताया हाजी तैयब जी के बारे में बताया, हमने सेठ करीम अब्दुल झावेरी के बारे में बताया। तो लक्ष्मी दास महात्मा गांधी के बड़े भाई थे। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, इतने सारे तथ्य हमने बताए और ये अपने आप में सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे सवाल किसी न किसी रूप में पूछे जाते रहे। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जो प्रस्तुतिकरण है ये आपको पसंद आ रहा होगा और मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।